गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे कक्षा 8वीं का भूगोल विषय का दूसरा भाग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने मेंटल के बारे में जानकारी प्राप्त की है बेटा, है ना। और इसके संदर्भ में मैंने आप लोग को पूरा विवरण समझा के दिया था और हमने पाठ में इसको पढ़ा भी है। आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज हम लोग क्रोड के बारे में जानकारी देखेंगे, जिसमें मैं आज आपको बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि ये पृथ्वी की बाहरी सतह जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, भूपटल के बाद हमने मेंटल देखा, और आज हम लोग जो क्रोड देखने वाले हैं इसके दो भाग हैं। एक तो है बाहरी क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। और दूसरी आकृति के बारे में भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैसे आपको ये आकृति में दिख रहा है, स्थल मंडल के नीचे हमने भूपटल देखा था, है ना। और भूपटल के नीचे हमने फिर मेंटल देखा हुआ है। आज हम लोग मेंटल के नीचे जो लाल भाग, आपको लाल रंग का भाग दिख रहा है, जो कि बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बता रहा है, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और ये जो क्रोड है, इसकी लगभग पृथ्वी की आंतरिक सीमा यहाँ पे बताई गई है 3470 किलोमीटर है, और ये पृथ्वी के केंद्र तक जाकर रुकती है। ये है क्रोड, यानी कि जो कि पेज नंबर आप लोग को 13 पर दिया गया है। ये क्रोड के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे बेटा। क्रोड यानी कि इसको गर्भ ही कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। मतलब पृथ्वी की सतह से, मतलब ऊपर से, पृथ्वी के ज़मीन से नीचे तक गहराई तक 2900 किलोमीटर के बाद क्रोड का भाग आरंभ होता है। जैसे 2900 किलोमीटर पृथ्वी ज़मीन से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे 2900 किलोमीटर से क्रोड का भाग आरंभ होगा। और मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। मतलब मेंटल जहाँ पे ख़त्म होगा और पृथ्वी का केंद्र जब हम लोग को मिल जाएगा, उसके बीच में वाला जो भाग होगा ना, वो होगा क्रोड, जिसको हम लोग क्रोड कहेंगे। तो इसकी मोटाई करीब 3470 किलोमीटर होती है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया। तो इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया जा सकता है, यानी कि क्रोड का दो भाग होगा, एक बाहरी क्रोड होगा और दूसरा होगा बेटा आंतरिक क्रोड। अब हम लोग शुरू में बाहरी क्रोड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बाहरी क्रोड पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। यानी कि 5100 में से अगर 2900 निकाल लिया जाए तो उतना भाग होगा बेटा बाहरी क्रोड का। तो भूकंप की गौण अनुप्रस्थ तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाती। इसका ये मतलब है कि जैसे आप पेज नंबर 14 पे देखिए, यहाँ पे आपको भूकंप की तरंगे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो तरंगे निकली हुई है ना बेटा, ये सिर्फ मेंटल में ही प्रेजेंट है, और ये आपको यहाँ पे निचले मेंटल में दिखाई दे रही है कि इस तरह से ये भूकंपीय तरंगे यहीं से निकलती है। और नीचे का क्रोड जो भाग है, वहाँ पे वो भूकंपीय तरंगे अवशोषित हो रही है, मतलब वहाँ से वो नहीं निकल पा रही है, या इनको खींचा जा रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर, ताकि वो ऊपर ना जाए। और ऊपर जाने के लिए उसको जगह कहाँ से मिली है? निचले मेंटल से ही मिली हुई है ना। तो भूकंपीय तरंगे कभी भी, अगर आपको बाद में भी यह ध्यान में रखना है, तो वो मेंटल से ही निकलती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्रोड उन भूकंपीय तरंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और अवशोषित करती है। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारे भाग की तरफ। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अवशोषण हो जाता है। इससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि क्रोड परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव अवस्था में ही होगा। यानी कि ये जो बाहरी क्रोड है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? इसका भाग अर्धद्रव या द्रव अवस्था में इसको पाया जाता है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे इस क्षेत्र से गुजर तो सकती हैं किंतु उनकी गति धीमी हो जाती है। बाहरी क्रोड का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी कि भूकंपीय तरंग जा तो सकती है, लेकिन इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और वो नीचे तक ही रुक जाती है, ऊपर तक नहीं पहुंचती। और बाहरी क्रोड का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ये भी बताया गया है। और द्रव रूप बाहरी क्रोड का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस होता है।
मतलब अगर आप लोग को कभी पूछा गया कि बाहरी क्रोट का द्रव रूप का तापमान कितना होता, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते कि वो होता है बेटा 5000 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यह पढ़ा है कि बाहरी क्रोट तरल पदार्थों से बना है, यानी कि द्रव पदार्थों से बना है, और इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है। यानी कि इसमें कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होगी बेटा? लौह की मात्रा ज़्यादा अधिक होगी। ध्यान में रखिए, इस द्रव स्वरूप के बाहरी क्रोट में अर्धवगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। इस भाग की यह एक और विशेषता है। मतलब ये जो लौह द्रव के रूप में यहाँ पे बाहरी क्रोट में मौजूद होता है, उसकी जो प्रवाहों की उत्पत्ति होती है वो ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है बेटा इसमें। ठीक है, और बाहरी एवं आंतरिक क्रोट के तापमान में अंतर होने के कारण इन ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। मतलब यह ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति कैसे होती है बेटा? क्योंकि बाहरी और आंतरिक क्रोट के तापमान में इसमें अंतर पाया जाता है। समझ में आया बेटा आप लोग को? इसीलिए ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की इसमें उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। मतलब जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो खुद के चारों ओर घूमती है, जिसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं बेटा, है ना। और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसके परिक्रमण बोलते हैं। तो पृथ्वी जब खुद के चारों ओर घूमती है उससे परिभ्रमण कहेंगे। उसके वजह से इसे एक भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। और इस तरल लौह में निर्माण होने वाले इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि पृथ्वी खुद के चारों ओर घूम रही है, यानी कि परिभ्रमण कर रही है। और जैसे कि अभी बाहरी क्रोट में हमने देखा कि लौह जो है वो द्रव रूप में होता है, और उस द्रव रूप वाले लौह के घूमने की वजह से वहाँ पे विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती रहती है और चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता रहता है। इसे ही भूजनित्र यानी कि डायनामो कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोग को? भूजनित्र यानी क्या? कि पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से निर्माण होने वाले लौह के द्रव की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसे भूजनित्र यानी कि डायनामो कहेंगे। तो पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के बाहर काफी दूर तक भी कार्यरत रहता है। मतलब यही जो डायनामो यहाँ पे निर्मित हो रहा है ना, ये देखिए पृथ्वी के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो निर्माण हो रहा है, पृथ्वी के बाहर भी बहुत दूसरी सतह के बाहर तक वो दूर तक कार्यरत रहता है। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के आजू बाजू का आवरण बन जाता है, और इसी वजह से क्या होगा? पृथ्वी के आजू बाजू एक आवरण बन जाता है बेटा, जैसे ये आकृति में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पृथ्वी के वातावरण की सौर पवनों से रक्षा होती है। देखिए यहाँ पे जो सौर पवन दिए गए ना, इससे ये पृथ्वी के वातावरण की क्या होती है बेटा? रक्षा होती है। और पृथ्वी क्यों हो रही है? क्योंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया है और यहाँ पे एक आघात सीमा बन गई है। ये आघात सीमा सूर्य के सौर पवन से पृथ्वी को बचाती है, तो यह उसकी रक्षा करती है। पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्रों को चुंबक आवरण कहा जाता है। इस आघात सीमा को ही यहाँ पे चुंबक आवरण भी कहा जाता है बेटा। यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है। आकृति 2.3 देखिए। अब जैसे कि ये आकृति 2.3 में आप देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी का चुंबक आवरण यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, और आघात सीमा से यह सौर पवन से पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। यह जो आवरण है यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आकृति आ में आपको भूचुंबकीय क्षेत्र एवं विषुववृत्त रेखा, यहाँ पे विषुवत रेखा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए भौगोलिक विषुवत रेखा यहाँ पे आड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एक जो सीधी रेखा है यहाँ पे जो दिख रही है वो है बेटा हमारी भौगोलिक आस। ठीक है, इसके बीच में ये जो भाग आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव वाला, है ना, ये है बेटा भूचुंबकीय विषुवत रेखा। कौन सा है ये? भूचुंबकीय विषुवत रेखा। और उसमें से सीधी जाने वाली जो रेखा है, आस है, वो है बेटा भूकंपीय आस। ठीक है, और यहाँ पे निकलने वाली जो यहाँ पे रेखाएं दिख रही है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई आप लोग को दिखाई दे रही है। समझ में आ रही? और ये जो आकृति यहाँ पे दिख रही है ना, ये पृथ्वी की घुमाव क्षेत्र आप लोग को बता रहा है कि पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी की
आंतरिक संरचना में बाहरी क्रोड। अब हम लोग चलेंगे हमारे आंतरिक क्रोड की तरफ। तो आंतरिक क्रोड में यह बताया गया है, आंतरिक क्रोड यानी कि पृथ्वी की सतह से मतलब लगभग जहाँ से हमने क्रोड शुरू किया हुआ है ना, बाहरी क्रोड के नीचे का भाग और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने वाला भाग होता है सबसे आखिरी, यानी कि आंतरिक क्रोड वाला भाग। यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से शुरू होती है और पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ये समझ में आया ना आप लोग को। बाहरी क्रोड 5100 किलोमीटर पर ख़त्म हुआ था और 5150 किलोमीटर से जब वो शुरू हुआ तो 6371 किलोमीटर की गहराई यानी कि पृथ्वी की केंद्र तक आंतरिक क्रोड पाया जाता है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और वह ठोस अवस्था में होता है। ये बात ध्यान में रखिए कि बाहरी क्रोड जो देखा था ना हमने, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वही आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि सबसे आखिरी और केंद्रीय भाग भी माना जाता है। इसका घनत्व करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु भी पाए जाते हैं। अब जैसे देखिए, आपको याद होगा कि बाहरी क्रोड में लौह यह धातु पाया जाता है, वैसे ही अगर हम लोग आंतरिक क्रोड के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पे लौह और निकल ये दोनों धातु पाए जाते हैं, इसलिए इसे निफे कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, निफे किसे कहते हैं? आंतरिक क्रोड को निफे कहते हैं। इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में पाए जाते हैं। उच्च दाब यानी कि देखिए, मैं बताना चाहूँगा बेटा आप लोग को, जैसे जैसे हम लोग सतह से नीचे पृथ्वी की गहराई तक मतलब पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचेंगे, वैसे वैसे दाब जो है ना, दबाव किलो बार में, ये दबाव जो है वो किलो बार में आपको दिया गया है। दबाव सबसे कम होगा 500 है ना किलो बार, और फिर जैसे नीचे आएंगे तो वो दबाव बढ़ जाएगा, 1000 किलो बार हो जाएगा, और वैसे वैसे नीचे आएंगे तो 1500 क्रोड में जैसे जैसे 3000 गहराई किलोमीटर में अगर आए हम लोग तो 1500 दबाव यहाँ पे बढ़ जाता है किलो बार के अंतर में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होता है और इसीलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है। ये समझ में आया आप लोग को? जैसे सूर्य के नज़दीक तो कोई जा ही नहीं सकता, अगर जाएगा तो जलकर भस्म भी नहीं होगा, राख भी नहीं दिखेंगी। इतना ज़्यादा तापमान जहाँ पे सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है, वह तापमान पृथ्वी के गर्भ में यानी कि पृथ्वी के केंद्र में सामान्यतः पाया जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली और समझने वाली बात है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी आकृति में आप लोग को यहाँ पे जो पृथ्वी का घनत्व दिया गया है, सबसे यहाँ पे 0.246 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, आप लोग को यहाँ पे ये जो आकृति में दिखाया गया है घनत्व, यह गहराई के अनुसार क्या हो रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आप लोग को? इस संदर्भ में यहाँ पे जानकारी बताई गई है कि अब आंतरिक भाग का घनत्व आकृति आ में दिखाई गया है। इस आकृति में अलग अलग गहराइयों पर गुरुत्वाकर्षण बल वक्र के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के वक्र यहाँ पे दिखाए गए। धरातल से कुछ गहराई तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है और इसके बाद गहराई के अनुसार कम होता जाता है। वक्र से यह स्पष्ट है कि केंद्र के पास वह शून्यवत हो जाता है। जैसे जैसे ये केंद्र के बाद अगर हम लोग आए है ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो शून्य होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये शून्य होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो इन आकृतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करो एवं घनत्व दिखाने वाले वक्र पर विभिन्न अंशातत्यों को ढूंढो एवं उनको दिखाने का प्रयास करो। इस आकृति द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि ये जो नीली रेखा है वो आपको घनत्व बता रहा है और जो लाल रेखा है वो आपको गुरुत्वीय तीव्रता बता रहा है। तो घनत्व, जैसे जैसे घनत्व यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे गुरुत्वीय तीव्रता भी क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जाती हुई आप लोग को दिखाई देगी। वैसे ही जब गुरुत्वीय तीव्रता यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और आखिरी में ये जैसे जैसे गहराई की तरफ आएंगे हम लोग, वैसे वैसे वो कम होती हुई आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, और अब आखिरी में मैं आप लोग को ये थोड़ा सा भाग यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ। ये जो आकृति है, अ आकृति के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि अ आकृति में दाई और का वक्र गौण तरंगों की गति को दर्शाता है। यहाँ पे एस द्वारा ये दाई ओर का जो वक्र है वो गौण तरंगों को दर्शा रहा है, और ये जो बाई ओर का जो
वक्र है वो प्राथमिक तरंगों को आपको बता रहा है, वही बाई ओर का वक्र प्राथमिक पी तरंगों की गति को दर्शाता है। तो गौण तरंगों के वक्र के में अनेक स्थानों पर परिवर्तन दिखाई देता है। आकृति में बिंदुओं की सहायता से बनाया गया वक्र इस गति का औसतन प्रवाह दिखाता है। गौण तरंगों का वक्र 2900 किलोमीटर की गहराई के पास अचानक समाप्त होता प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे 2000 किलोमीटर की गहराई पर वो समाप्त होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है 2900 किलोमीटर की गहराई में। और प्राथमिक तरंगों की गति गहराई के अनुसार 2900 किलोमीटर तक निरंतर बढ़ती है और 2900 तक यहाँ पे देखिए 3000 को 100 कम तक यहाँ पे नीचतम गति तक यहाँ पे पहुँचता हुआ आप लोग को निरंतर बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गौण तरंगों की गति बाह्य क्रोड की सीमा के पास 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। गौण तरंगों की गति कितनी होगी बेटा? 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। और आरेख में वक्र इस स्थान पर रुका हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र में ये तरंगे प्रवेश नहीं करती। देखिए ये तरंगे जो है वो गर्भ में प्रवेश नहीं कर रही है, ये रुक गई है, दोनों जगह पर रुक गई है। प्राथमिक तरंगों की गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो प्राथमिक तरंगों की गति है ना बेटा, वो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वो 2900 तक पहुंचती है, गहराई तक जाती है। बिंदुओं की सहायता से दिखाए गए वक्र से यह ध्यान में आता है कि बाह्य क्रोड में प्रवेश करते समय यह गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाती है। इन वक्रों के अध्ययन से अलग अलग गहराइयों पर आंतरिक क्षेत्र के पदार्थों का घनत्व कितना होगा, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। मतलब इसकी गति भी कम हो जाती है तथा वक्रों का अध्ययन अलग अलग गहराई तक भी किया गया है, जैसे कि पदार्थ का घनत्व के आधार पर वो बताया गया है। और इसकी जांच पड़ताल किसने की बेटा? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया हुआ है। तो आज यहाँ तक हमारा ये पूरा भाग अपना पाठ खत्म हो गया है। अगले भाग में मैं आप लोग को इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगा। तब तक ये जो विकल्प आप लोग को दिए गए हैं, ये विकल्प आप लोग किताब से जो भाग आप लोग को पढ़ाया गया है पार्ट 2, उसमें से ये प्रश्नोत्तर ढूंढकर आप लोग को खुद लिखने हैं। बाकी के भाग को मैं आप लोग को यहाँ पे अगली वीडियो में अगले भाग में आप लोग को ये बताऊंगा। तो अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।